हेलो, वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि अभी पिछले साल हाल फिलहाल में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के पेपर्स हो चुके हैं। यूपीएसआई का पेपर हो चुका है। आरआरबी, एनटीपीसी की सीबीटी 2 के पेपर्स हो चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में आईसीआर टेक्नीशियंस के भी पेपर हो चुके हैं। तो आज का हमारा सेशन जो इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेकर आज का हमारा सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आज के हमारे सेशन में हम लोग पिछले वर्षों में जो ज्योग्राफी के प्रश्न आए थे उन सभी को आज हम लोग क्विज मोड में अटेम्प्ट करेंगे। आप सभी का काम ये रहेगा कि आप सभी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सभी प्रश्नों को आप स्वयं अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे और सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे या आते हैं ये आप वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, हम सभी इसको क्विज मोड में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप सभी का काम ये रहेगा ईमानदारी से कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं उसको आप हल करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ हम लोग इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे रहा। ये बहुत ही आसान सा और छोटे से सवाल के साथ इस सेशन की शुरुआत हो रही है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो मित्रों, जब भी आप कोयले के प्रकार को पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला होता है उसे एंथ्रेसाइट को बोला जाता है। ठीक है, आप जानते हैं एंथ्रेसाइट जो है ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बिटुमिनस की। आप लोगों ने बिटुमिनस बहुत ही बार सुना होगा। तो भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो कोयले हैं वो बिटुमिनस प्रकार के होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ भारत में जो कोयले पाए जाते हैं वे बिटुमिनस प्रकार के होते हैं। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न अपना यह है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है। तो मित्र, इसका सही और आसान सा जवाब क्या है? लिग्नाइट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? विकल्प 4, यानी कि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल आप लोग के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा और इजी सा सवाल है। आप सभी इसका जवाब जानते हैं, कौन सा है? शुक्र, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं इनके सैटेलाइट्स की, तो आप जानते हैं शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फोबोस और डीमोस, ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह में हाल फिलहाल में आप जानते हैं यहाँ पे अपडेट हुए हैं, शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या 82 है। ठीक है, और सबसे बड़े उपग्रह की बात करेंगे आप तो है यहाँ पे टाइटन। बृहस्पति में आ जाइए। बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की, यहाँ पे इसको सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बोला जाता है और इसके उपग्रह इस समय हाल फिलहाल में 80 है। यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह जो है और सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड, जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहां पर और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बृहस्पति और शनि को आप लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं, इनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है। और यहां पे शुक्र और मंगल जो है इन्हें इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह बोला जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है। तो मित्रों, यहां पे आप जानते हैं बाह्यमंडल इसका सही उत्तर होगा। और बाह्यमंडल की बात करें तो ये आयनोस्फीयर का एक हिस्सा है जिसको आप आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, और इसी आयन मंडल यानी कि बाह्यमंडल में एक चीज और पाया जाता है जिसको आप कहते हैं आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और हाल फिलहाल में करंट अफेयर से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो आप जानते हैं रशिया ने आधिकारिक तौर पे ये कहा है कि 2024 तक वो आईएसएस को छोड़ देगा। ठीक है, तो इतना हमें इस प्रश्न से जानने को मिलता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है। ठीक है, तो मोनाजाइट रेत की बात कर रहा है मित्रों यहाँ पे। तो गौर करिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है थोरियम। ठीक है, अच्छा, थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या आप बता सकते हैं?
थोरियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 90 होता है, ठीक है। और थोरियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा, TH होगा। तो ग्रुप डी के लिए जो लोग जाने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है साहब, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर, छोटा सा और इजी सवाल आपसे पूछा जा रहा है। छोटा सा और बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति, ठीक है, टोडा जनजाति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। टोडा जनजाति का मूल निवास है। तो मित्रों यहाँ पे गौर करिए, टोडा जनजाति के बारे में पूछा गया है। तो टोडा जनजाति का मूल निवास जो है साहब वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी है। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन में स्थित है। वो 3 स्टेट्स के नाम आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। अच्छा गारो और जयंतिया, इनके बारे में आप जानते हैं, गारो खासी जयंतिया आप जानते हैं। गारो और जयंतिया पूछ रहा है, ये मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है। जौनसार की पहाड़ियों की बात करें तो मित्रों ये उत्तराखंड में है, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गारो पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे एक और फेमस नाम आपको सुनने को मिल जाएगा, लिविंग रूट ब्रिज आजकल आप सुन रहे होंगे, ठीक है। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये गारो की पहाड़ियों पर स्थापित है। तो इतना हमें इस प्रश्न से जानने को मिलता है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से। बात अगर हम लोग नीलगिरी की कर रहे हैं और ट्राई जंक्शन की कर रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है, तो मित्रों यहाँ पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी एक आती है। उस चोटी का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस चोटी का सबसे ऊंचा जो नाम है नीलगिरी में, आपने नाम सुना होगा डोडा बेट्टा, ठीक है। तो जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जितना डिबेट हो सकता था वो हम लोग ने इस प्रश्न में कर लिया है। आपका बस ये काम है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन ट्राई जंक्शन पर मिलती है वो आपको बताना है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग, आप सभी अच्छे से जानते हैं कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, जिसको आप लोग रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं, रेगुड़ सॉइल या रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, क्या आप बता सकते हैं जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं? तो अगर जलोढ़ की बात करें मित्रों तो आप जानते हैं इनमें चावल लग जाता है, गेहूं, ठीक है, ज्वार, मटर, सोयाबीन और मूंगफली, और भी बहुत सारी फसलें इसमें लग जाएंगी, ठीक है, यहाँ उगाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा शुष्क मृदा की बात करें मित्रों तो शुष्क मृदा की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी गेहूं आपको मिल जाएगा, ठीक है, मक्का आपको मिल जाएगा, दलहन और जौ, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें मित्रों तो लेटेराइट में आप, इसमें भी आपको गेहूं मिल जाएगा, चाय, कॉफी, रबड़, नारियल और काजू। तो विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे फसल देखने को मिल जाएगी। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे बहुत ही आसान सा एक और सवाल आ चुका है। पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। तो आसान सा और इजी सवाल है, इसको बहुत ही जल्दी टैकल कर लेना है। तो मित्रों गौर करिए, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बात करते हैं मित्रों वुलर की। तो वुलर में आप जानते हैं, वुलर सबसे पहले बात करते हैं वुलर कहाँ पर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में वुलर स्थापित है, ठीक है। और ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पे एक और नाम आ रहा है आप लोग के सामने, वेम्बनाथ। तो वेम्बनाथ की बात करते हैं मित्रों, ये कहाँ पर है? केरला में है।
और ये सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, यानी कि सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक है ये, यानी कि सबसे लंबी झील है। सांबर की बात करें मित्रों तो ये राजस्थान में, नाम से ये आप पहचान सकते हैं, राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और ये राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है, ठीक है। सांबर झील जो है राजस्थान में और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है, ठीक है। तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से मिलता है। और चिल्का की बात करें मित्रों तो आप जानते हैं चिल्का जो है ओडिशा राज्य में है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आसान सा सवाल है, आपसे पूछा गया इस पे। तो भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत संयंत्र की बात करें मित्रों तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, टिहरी बांध। क्या होगा, टिहरी बांध, ठीक है। अच्छा, टिहरी की बात करें, ये कहाँ पर स्थापित है, ये उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में स्थापित है। इसकी अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें मित्रों तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2400 मेगावाट है। कितनी है, 2400 मेगावाट। श्री शैलम बांध की बात करते हैं तो श्री शैलम बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित है और इसकी कैपेसिटी जो है 1670 मेगावाट है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो ये मित्रों गुजरात में स्थापित है, यानी कि गुजरात में है और इसकी कैपेसिटी 1450 मेगावाट है। और लास्ट में नाथपा झाकरी की बात करते हैं तो ये मित्रों हिमाचल प्रदेश में स्थापित है या स्थित है और इसकी जो कैपेसिटी है 1530 मेगावाट है, ठीक है। तो इतना डेटा हमें इस सवाल से मिलता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल छोटा सा और आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य भौगोलिक रूप से कौन सा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी जानते हैं कौन सा राज्य है, गोवा, ठीक है। अच्छा, गोवा की अगर बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं गोवा की जब भी हम लोग बात करते हैं एक नाम जहन में आ जाता है, ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये क्या था, ऑपरेशन विजय क्या था। तो मित्रों आप जानते हैं भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था तब गोवा हमारा हिस्सा नहीं था, ठीक है। तब गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था। तो क्या होता है, भारत सरकार ऑपरेशन विजय चलाती है पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने के लिए, ठीक है। पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 1962 में गोवा जो है भारत का हिस्सा बन जाता है। 1962 में गोवा भारत का हिस्सा बन जाता है और इसको राज्य का आधिकारिक दर्जा यानी कि स्टेट का जो दर्जा मिलता है मित्रों वो 1987 मिलता है, ठीक है। इसको राज्य का दर्जा मैं कह सकता हूं 1987 में दे दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता, जिसे आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य गोवा इस समय है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। केवल और केवल गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे इस समय यूसीसी लागू है यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है। बात करते हैं गोवा की राजधानी की, तो आप जानते हैं पणजी। गोवा की जो राजधानी है पणजी है और इससे संबंधित एक और फैक्ट आप लोग के सामने आता है। पणजी में अगर मैं बात करूं तो पणजी में आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रीय समुद्र विकास संस्थान, सॉरी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, ठीक है। तो पणजी में आपको राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी मिल जाएगा। तो इतना डेटा हमें गोवा से संबंधित प्राप्त हो जाते हैं, तो इतना हमें पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत ही आसान सा और इजी सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है मित्रों, तो गौर करिए। हाल फिलहाल में अभी आपने कुछ प्रश्नों के पहले
इस सवाल को टैकल किया था। आपसे पूछा जा रहा है काली कपास मृदा के रूप में किसे जाना जाता है, तो अभी डिस्कस हुआ था आपसे, किसको जाना जाता है, रेगुड़ सॉइल को जाना जाता है। ठीक है, रेगुड़ सॉइल को जाना जाता है। तो आसान सा सवाल है, इसको आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप इसको ना जान पाए, बहुत ही आसान सा और इजी सवाल है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल है मित्रों, इसकी गुफाएं कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी की 18 गुफाएं हैं, उदयगिरी की 18 गुफाएं हैं। और खंडगिरी की बात करें मित्रों तो खंडगिरी की कितनी गुफाएं हैं, 15 गुफाएं हैं, यानी कि 15 केव्स हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आसान सा सवाल है, तो ये आप लोगों ने बहुत ही बार पढ़ा होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है मित्रों, अंडमान द्वीप समूह में स्थापित है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, इसे आपको ज्ञात करना है। फटाफट इसको ज्ञात करिए, फटाफट ज्ञात करिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा। फटाफट ऑप्शन चुनिए आप सभी, आप लोग का समय मित्रों समाप्त हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भारत संचार निगम लिमिटेड मिनी रत्न ये बिल्कुल सही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न ये बिल्कुल सही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न ये मित्रों गलत है, ये नवरत्न नहीं है। ठीक है, ये नवरत्न नहीं है, ये क्या है, ये मिनी रत्न है। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प अलग हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। ठीक है, खरीफ फसलों का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो मित्रों गौर करिए, इसको हल करने से पहले आप सभी लोग अपनी स्टडी में एक चीज तो पढ़ते हैं, जब भी आप लोग फसलों के बारे में चर्चा करते हैं आप लोग पढ़ते हैं रबी, खरीफ और इनके बीच में आप एक और सीजन पढ़ते हैं जायद। ठीक है, अच्छा रबी की मित्रों बात करते हैं तो सर्दी के शुरुआत में इस सेशन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रबी की बात करें तो आप लोग जानते हैं इसमें गेहूं, सरसों, मटर और जौ ये फसलें आपको देखने को मिल जाएगी रबी के सीजन में। ठीक है, सर्दी के शुरुआत से रबी सीजन आपका स्टार्ट हो जाता है। जायद की बात करें मित्रों तो जायद के बारे में देखिए गौर करें, अगर हम लोग फसलों की बात करेंगे तो आप लोगों ने गर्मी में ककड़ी और तरबूज खाया होगा, खरबूजा खाया होगा। ठीक है, ये फसलें आपकी आ जाती हैं। बात करते हैं खरीफ सेशन की, तो खरीफ आप लोग जानते हैं बारिश के शुरुआत से खरीफ सेशन स्टार्ट हो जाता है, बारिश की शुरुआत से। ठीक है, इसमें जो हम लोग फसलें बोते हैं या जो फसलें हम लोग को मिलती हैं वो फसलें आपकी चावल होती हैं, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ठीक है, तो ये कुछ फेमस क्रॉप्स हैं जो इन सेशन में बोया जाता है। तो अब अपने प्रश्नों की बात करें, पूछ रहा है खरीफ फसलों का उदाहरण कौन सा है, तो खरीफ फसलों का उदाहरण कौन सा है मित्र, कपास। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से मिल रहा था, हम लोग ने थोड़ा सा अच्छे डिटेल से करने का प्रयास किया है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लक्षद्वीप समूह, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह सबसे दक्षिणी द्वीप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, इसका सही उत्तर मित्र कौन सा है, मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड जो है ये सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है। ठीक है, अच्छा कावारत्ती की बात करें तो आप जानते हैं कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है। ठीक है, बिट्रा की बात करते हैं मित्रों, तो बिट्रा जो है ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, ये सबसे छोटा द्वीप है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर मित्रों कौन सा हो जाएगा, चौथा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। तो मित्रों गौर करिए, तापी, पेन्नार और गोदावरी ये तीनों तो प्रायद्वीपीय नदी हैं, तो यहां पे अलग कौन सा हो गया है? महानंदा। महानंदा जो है ये हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, ये हिमालयन रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है, तो अलग हमारा कौन सा हो गया? महानंदा। अच्छा, तापी की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं तापी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से, सतपुड़ा से। पेन्नार की बात करते हैं तो ये कर्नाटका के नंदीदुर्ग, आपने सुना है, नंदीदुर्ग से निकलती है। गोदावरी की बात करते हैं मित्रों तो ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से प्राप्त होता है और हमारा सही उत्तर मित्रों कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महानंदा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, जोग फॉल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज जोग फॉल लोकेटेड? ठीक है, जोग फॉल के बारे में पूछ रहा है तो मित्रों आप सभी इसका उत्तर जानते हैं, इसका सही उत्तर कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। अच्छा, जोग फॉल की अगर हम लोग मित्रों बात करें तो आप लोग जानते हैं जोग फॉल जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और भारत का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है ये, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। अच्छा, जोग फॉल की बात करें तो आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, शरावती नदी, ठीक है। चलिए यहां पे अगर सेकंड की बात हुई है तो कर्नाटक में ही स्थित एक और आपका फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल भी स्थित है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम आप लोगों ने सुना होगा कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का पहला यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का विंध्य श्रेणी से उद्गम होता है? ठीक है तो किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है ये आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? बेतवा, ठीक है। आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला। कावेरी की बात करते हैं मित्रों तो ब्रह्मगिरी की श्रेणियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी की श्रेणियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। चेनाब की बात करें तो आपने सुना होगा बाड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। गोमती की बात करें तो गोमठ ताल आपने सुना है, यहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया मित्रों? पहला हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है? तो मित्रों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और बात करते हैं बोमडीला दर्रा की, तो ये दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है? किसको किससे कनेक्ट करता है? तो बोमडीला दर्रा जो है मित्रों ये अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है? लहासा से, ठीक है, लहासा से कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर, फटाफट हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है मित्रों? तुंगभद्रा, ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? तुंगभद्रा। अच्छा, बात करते हैं नर्मदा और साबरमती की। तो नर्मदा और साबरमती जो है मित्रों ये खंभात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती है, यानी कि खंभात की खाड़ी में नर्मदा और साबरमती गिरती है। मांडोवी की बात करें तो इसे लाइफलाइन ऑफ गोवा बोलते हैं, ठीक है, लाइफलाइन ऑफ गोवा बोलते हैं।
तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से मिलता है। ठीक है, तुंगभद्रा एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो हमारा कौन सा विकल्प अलग हो गया है मित्रों? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है मित्रों, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गंगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गंगा। अच्छा, बात करते हैं अब सिंधु नदी की। इंडस बात हो रही है, हम लोग सिंधु नदी की बात करेंगे, इसे लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान की जीवन रेखा। ठीक है, इसे नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान का दर्जा भी दिया गया है और बोलते हैं सिंधु नदी को। ठीक, अच्छा, सिंधु नदी जो है आप लोग जानते हैं, नाम आपने सुना है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो। तो मैं कह सकता हूं नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आपका स्थापित है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं रावी, झेलम और चेनाब की। ये तीनों जो नदी है ये इंडस की यानी कि सिंधु नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये बाएं तरफ से सिंधु नदी से जुड़ती हैं और सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा सा और आसान सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मित्रों बहुत ही आसान सा सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो आप लोग ने इसके उद्गम के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम जो है आपने सुना है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है ये मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक से होता है। यहां पे एक और नाम आपको सुनने को मिलता है, चामयुंगडोंग ग्लेशियर। ठीक है, मानसरोवर लेक के चामयुंगडोंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं मित्रों, आप लोगों ने नाम सुना होगा तीस्ता। ठीक है, तीस्ता, लोहित और सुवर्णसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक और नाम आया हुआ है मित्रों, इसको भी हम लोग चर्चा कर ले। पद्मा क्या है? अच्छा, गंगा नदी जो है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टमुर्डी की आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो अष्टमुर्डी नाम से आप फैमिलियर हैं। ठीक है, तो अष्टमुर्डी ये कहाँ पर स्थापित है मित्रों? कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, केरल के कहाँ? केरल में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट एक है। ठीक है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में अष्टमुर्डी की आर्द्र भूमि स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पश्मीना ऊन का एक प्रकार है जो भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था? ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब देना है, तो आप सभी का जवाब आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। कौन से राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे गौर करिए, अगर हम लोग पश्मीना की बात करते हैं मित्रों, तो एक जनजाति है चांगपा, चांगपा जनजाति। ठीक है, तो चांगपा जनजाति के लोग पश्मीना के पारंपरिक उत्पादक थे। ठीक है, पारंपरिक उत्पादक थे। और इसको पश्मीना सबसे पहले, जो पश्मीना शब्द है, पश्मीना सबसे पहले जो ईरानी लोग थे उन्होंने कहा था। ठीक है, ईरानी लोग जो लद्दाख के रास्ते से भारत की यात्रा करते थे, उन्होंने
इसे पश्मीना कहा था। ठीक है, तो इतना डेटा हमें इस प्रश्न से प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग ने 25 प्रश्न टैकल किए हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। इसका सेकंड सेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और प्रीवियस ईयर के और जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, जैसे पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, उसको भी हम लोग धीरे धीरे अपने सेशंस में ऐड करते जाएंगे। फिलहाल आज के 25 प्रश्नों में आपके कितने सवाल सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन हमारा कैसा रहा, कितना आपको सीखने को मिला, कितना आपको आता था, क्या कुछ नया आपको जानने को मिला, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।